यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ग्राफिकल क्वेश्चन आता भी है डिस्क्रीट टाइम में तो आप उसको सीक्वेंस में लिखो, बार बार ग्राफ को हम शिफ्ट करने वाले नहीं है, हम सीक्वेंस में लिख लेंगे, सीक्वेंस में आंसर निकाल लेंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैच कर लेंगे। समझ आ गई बात सबको। तो हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कभी भी ग्राफ को डील नहीं करने वाले पूरे के पूरे सिग्नल सिस्टम में। जब भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की नौबत आएगी हम हमेशा सीक्वेंस बनाएंगे, सीक्वेंस में ही आंसर निकालेंगे और उसके बाद भी ग्राफ नहीं बनाएंगे, 4 ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद एक ऑप्शन टिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर आंसर। तो हम ग्राफ बनाने वाले नहीं है, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम में ग्राफ बना के शिफ्टिंग करना, स्केलिंग करना बड़ा टीडियस टास्क होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो बेटर टू गो फॉर द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब आते हैं यार कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स पे। तो ये प्री रिक्विजिट मेरे ख्याल से सब लोगों ने समझ लिया, साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर लिया, जो जो क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब आते हैं हम लोग कुछ सिग्नल्स पे। कौन कौन से सिग्नल्स हम पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं। आपको पढ़ना है यूनिट इंपल्स सिग्नल, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट। आपको पढ़ना है यूनिट स्टेप सिग्नल, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट। आपको पढ़ना है यूनिट रैम्प सिग्नल, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। और साथ के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट सिग्नल्स आपको देखने हैं, जैसे कि सिंक फंक्शंस हो गए, जैसे कि आपके गेट पल्सेस हो गए, रेक्टेंगुलर पल्सेस हो गए, आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हो गए। तो ये सारे के सारे सिग्नल्स भी अगर आप एक बार पकड़ पाते हो ना तो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आगे चल के सिग्नल को समझना। तो वन बाय वन मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूनिट इंपल्स सिग्नल की, विच इज कंटिन्यूअस, विच इज कंटिन्यूअस टाइम, विच इज कंटिन्यूअस टाइम। देखो सिग्नल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता है, उसको डिफिकल्ट आप बनाते हैं अननेसेसरी कॉम्प्लिकेसीज डाल के। सिग्नल इज़ वेरी फंडामेंटल सब्जेक्ट, इसमें बस जोड़ना घटाना। आप किसी 10th के स्टूडेंट को भी समझा दोगे सिग्नल, वो भी समझ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें तो बस मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर एप्लीकेशन वाले पार्ट को सीखना है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जिसमें आपको बहुत कुछ हाई फाई प्री रिक्विजिट चाहिए, वेरी बेसिक सब्जेक्ट। चलो देखो कंटिन्यूअस टाइम में सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंबल की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपका जो ये सिग्नल होता है इम्पल्स, सुनते रहिए एक बात को इंपॉर्टेंट तरीके से। देखिए सबसे पहले अगर आप इम्पल्स की बात करते हो तो जो इम्पल्स सिग्नल होता है वो ऐसा कुछ होता है, दिखने में आपको ऐसा कुछ लगेगा, वो दिखने में आपको ऐसा कुछ लगेगा। ये एक एरो बनाया होगा ऊपर, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट होगा, ये टाइम हो गया। और यहाँ पे इस एरो की कुछ उसने हाइट मेंशन कर रखी होगी, ये हाइट ऐसे 1 मेंशन करता है। तो मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन, आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए। ये आपका फंक्शन होता है डेल्टी का। तो ये डेल्टी का ग्राफ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 इंटू डेल्टी। चलिए एक एक करके चीज़ें समझते हैं इसके बारे में, इसके डेफिनेशन सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ इसके डेफिनेशन में बोली जाती है कि जो डेल्टी होता है वो ज़ीरो होता है जहाँ जहाँ पे टी ज़ीरो नहीं है। वो दिख भी रहा है कहाँ कहाँ पे टी ज़ीरो नहीं है, इस पॉइंट को छोड़ के हर एक जगह पे टी जीरो नहीं। तो यहाँ पे भी आपका डेल्टी कैसा है, जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो एंड सो ऑन जीरो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली जाती है कि जो डेल्टी है वो नॉट इक्वल टू जीरो है एट टी इक्वल टू जीरो। तो ये देखो काफ़ी सिमेट्रिक सा बन गया। तो आप बोलोगे सर टी इक्वल टू जीरो पे 1 दिख तो रहा है, असल में टी इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। टी इक्वल टू जीरो पे ये जो आपने एरो बना रखा है ना, ये एरो डेजिग्नेट करता है कि टी इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिटी की वैल्यू जाके अचीव कर रहा है। तो जब भी आप डेल्टी सिग्नल को समझते हैं तो ये एरो हमेशा आपको बताता है कि एग्जैक्टली टी इक्वल टू जीरो पे जाना कहाँ पे चाहता है, इन्फिनिटी। और एरो की हाइट आप फिक्स करते हैं, जो एरो की हाइट आप फिक्स करते हो वो एरो की हाइट आपको बता के देती है इम्पल्स सिग्नल का एरिया। तो अगर आपको इसमें तीसरी डेफिनेशन ऐड करनी हो तो थर्ड डेफिनेशन जो आप इसमें ऐड करते हो वो ये हो जाती है, डेल्टी का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमेशा कितना आता है, इन्फिनिटी। अगर आपने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का पूरा का पूरा ड्यूरेशन कवर किया, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए ऑप्टिमाइज कर देता हूँ। असल में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप जीरो माइनस से जीरो प्लस भी चले जाएं तो भी आपका डेल्टी का एरिया कितना मिलता है, यूनिटी। डेल्टी एकमात्र ऐसा सिग्नल होता है जो ऑलमोस्ट जीरो विड्थ में फाइनाइट एरिया देता है। बाकी कोई ऐसा सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता जो ऑलमोस्ट जीरो विड्थ में फाइनाइट एरिया देता हो। तो आप ऐसा समझिए कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ जीरो माइनस और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ जीरो प्लस, तो लगभग लगभग इसकी विड्थ जीरो है। जीरो होने के बावजूद ये आपको एक फाइनाइट एरिया निकाल के दे रहा है। क्या डेल्टी की डेफिनेशन सब लोग प्रोसेस कर पा रहे हैं? तो जब भी आपसे डेल्टी की डेफिनेशन पूछी जाए ये तीनों चीज़ें लिखना। डेल्टी जीरो तो टी नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टी नॉट इक्वल टू जीरो तो टी इक्वल टू जीरो, और डेल्टी का एरिया अंडर द कर्व कितना होता है, इन्फिनिटी। हाँ अगर आपसे कोई पूछता है ये नॉट इक्वल टू जीरो की वैल्यू तो बता दो, तो आप बता देना कि ये लगभग लगभग इन्फिनिटी के आसपास जा रही है, प्लस इन्फिनिटी। ठीक, समझ गए? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और सब लोग इस पॉइंट को आसानी से समझ पा रहे हो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और प्रॉपर्टीज़ का भी डिस्कशन हम लोग वन बाय वन करते हैं। ठीक, चलिए आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है वो ये होती है कि डेल्टी जो होता है वो एक इवन सिग्नल होता है। मतलब आप इसमें टी को माइनस टी से रिप्लेस कर दो तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं।
डेल टी की जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है डेल ऑफ ए टी। यहाँ से अगर आपने 1/mod a बाहर ले लिया तो ये मिलता है आपको डेल टी। ठीक, तो जब भी आप डेल ऑफ ए टी लिखें तो डेल ऑफ ए टी लिखते टाइम पे 1/mod a इंटू डेल टी का मल्टीप्लीकेशन आपको कर देना चाहिए। इसके बाद जो मैं प्रॉपर्टीज़ लिखने जा रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको सोचना भी सिखाता हूँ। आप कैसे सोचोगे, देखो कभी कभी आपके सामने आएगा कुछ ऐसा डेल ऑफ ए टी प्लस बी। इसका तरीका मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ से ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा डेल ऑफ टी प्लस बी बाई ए। फिर आप क्या करो, ये जो ए दिख रहा है ना इसको वापस से स्केलिंग प्रॉपर्टी लगा के बाहर लेके आ जाओ और आपको मिल जाएगा 1/mod a डेल ऑफ टी प्लस बी बाई। ठीक है, समझ गया ना कैसे प्रोसेस करना है। तो इसके मैं 3 और वेरिएशंस आपको देता हूँ, जिसमें से एक वेरिएशन मैं और बताता हूँ आपको। अगले दोनों वेरिएशन मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप खुद करें। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस से बाहर लेता हूँ तो अंदर मिला टी माइनस बी बाई ए। अब ये जो माइनस है ये मॉड के साथ नीचे आ जाएगा और आपको मिलेगा डेल ऑफ टी माइनस बी बाई। बाकी दोनों वेरिएशंस की फटाफट आप प्रैक्टिस करिए। तो ये आपको मिलेगा डेल ऑफ माइनस ए टी माइनस बी, इसको करो यार। और छठा मैं आपको देता हूँ कौन सा बच गया, डेल ऑफ ए टी माइनस बी। तो वेरी क्विकली प्रैक्टिस दिस और इसको आप लिखने की कोशिश करिए। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि डेल ऑफ ए टी प्लस बी दिया हो ना तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप हमेशा इसको डेल ऑफ टी प्लस बी बाई ए के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। तरीके मैंने आपको चारों केसेस बता दिए 1 बाय 1। यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइनस ए को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर मुझे मिल जाएगा टी प्लस बी बाई ए। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे 1/mod माइनस ए। मॉड माइनस ए लिख रहा हूँ, आप चाहो तो मॉड ए भी लिख सकते हो, वो तो प्लस हो ही जाएगा मॉड लगने के बाद, तो उस पर तो कोई चिंता है नहीं। वैसे यहाँ से आप ए कॉमन ले लो, आपको मिलेगा डेल ऑफ टी माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1/mod a इंटू डेल ऑफ टी माइनस बी बाई। समझ गए ना। तो आई थिंक ये 6 प्रॉपर्टीज समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट इम्पल्स। तो यूनिट इम्पल्स की ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। कंटिन्यूस टाइम का डिस्कशन चल रहा है अभी। ठीक, अभी डिस्क्रीट टाइम में भी आते हैं, तो डिस्क्रीट टाइम में देखना ये प्रॉपर्टी कितनी यूनिक हो जाती है, वहाँ पे इस ए से फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी जो डिस्क्रीट टाइम बताऊंगा ना उसमें भी हम ये ए कॉमन लेंगे, बट वहाँ पे फिर ये 1/mod a नहीं आएगा। तो डिस्क्रीट टाइम में ये थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है। यही सारी चीज़ें नोटिस करते हुए चलो। लिख लिया ना ये 6 सभी लोगों ने, कोई ऐसा है जो नहीं लिख पा रहा है? एनीवन इज देयर जो ये लिख नहीं पा रहा है? ठीक, चलो आई थिंक ये सभी ने लिख लिया। 7वें पे आते हैं। 7वां देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये देखो, सपोज कभी आपके पास ऐसा सिग्नल आता है, सपोज आपके पास कभी ऐसा सिग्नल आता है तो आपको क्या करना चाहिए, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। यहाँ पे आप क्या करो, ये डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट दिख रहा है। पहला काम आप क्या करो, यहाँ से ब्रेक पॉइंट निकालो। ब्रेक पॉइंट मतलब जहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है टी इक्वल टू टी नॉट। ये टी नॉट उठा के यहाँ पे डाल दो और ये आपको मिलेगा एक्स ऑफ टी नॉट डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट। समझ गए सब लोग ये पॉइंट? ठीक, चलो 8वां फटाफट करते जाओ। 8वें में मैं क्या दे रहा हूँ आपको, एक्स ऑफ टी इंटू डेल टी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से मैंने ब्रेक पॉइंट निकाला टी इक्वल टू 0, यहाँ पे डाला, ये मिला एक्स ऑफ 0 इंटू डेल टी। करेक्ट। तो ये डेल टी नहीं छोड़ना है, डेल टी का साथ आपको नहीं छोड़ना है। ऐसा मत करना कि टी इक्वल टू 0 डाला और सिर्फ एक्स ऑफ 0 लिख दिया, नहीं। आप सिर्फ टी इक्वल टू 0 डाल के और डेल टी को भी साथ में प्रोसेस कराते रहेंगे। 9th पे आइए। अब मैं कुछ आपको टिपिकल केसेस देता हूँ जो आप बहुत ईजिली कर लोगे, आई होप। सो आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर ऑफ दिस फ्रॉम एवरीवन। चलो इसको जल्दी से बता दो यार एक बार निकाल के मुझे, ताकि हम लोग आगे आने वाले जो 9th 10th वाली, 9th तो हो गई ना, 10th 11th 12th वाली प्रॉपर्टीज़ को भी आसानी से समझ पाएँ। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स ऑफ टी तो आप रहने दोगे, माइनस से यहाँ से कॉमन ले लो, तो अंदर आपको मिलेगा टी माइनस बी बाई ए। अब आपको ये प्रोसेस करना बहुत अच्छे से आता है। आपने कहा पहले मैं इस माइनस ए को बाहर ही लिख देता हूँ, फिर बाकियों से बाद में निपटते हैं। तो आपने माइनस ए को बाहर लिख दिया। अब आपके पास ये सिनेरियो बचा। आपको मैंने समझाया कि टी माइनस टी नॉट का जब भी कोई भी फॉर्मेट आ जाए तो आपको कैसे डील करना चाहिए। तो आप यहाँ से ब्रेक पॉइंट निकालोगे, टी इक्वल टू ब्रेक पॉइंट आपको दिख रहा है बी बाई ए, ये ब्रेक पॉइंट उठा के यहाँ पे डाल देना। यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 1/mod ऑफ दिस एक्स ऑफ बी बाई ए डेल ऑफ टी माइनस बी बाई। प्रोसेस समझिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। हर किसी को बस एप्लीकेशन वाला पार्ट समझना है और उससे क्वेश्चन लगाते सीखना है। दिमाग पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए बोर्ड पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए,
बस वहाँ तक फोकस जाना चाहिए। इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जाएगा, ये सब चीज़ों के चक्कर में अगर अभी पढ़ोगे तो जो हमारा पूरा का पूरा क्रैश कोर्स का एक पर्पस है दैट विल बी लॉस्ट। सो अल्टीमेट पर्पस इज दैट वी शुड बी एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो फॉर दैट यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि कोई भी क्वेश्चन दिखे तो हम सोचेंगे कैसे उस क्वेश्चन के बारे में, उसके क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों ने ये कर लिया था सही से, हो गया सबका? ठीक, चलो अगला देखो 10वां आ जाओ फटाफट यार, बिल्कुल रुकना नहीं है। ठीक है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, ना ही थकना है ना ही कुछ करना है। अगले 2 घंटे तक पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। गेट के एग्जाम में 3 घंटे तक आपको दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, मामूली बात नहीं है ये। आपने कभी 3 घंटे कॉन्सेंट्रेट किया पूरी तरीके से? शायद कोई नहीं करता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंड पूरी तरीके से 3 घंटे तक अपने टास्क पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो गेट के एग्जाम में आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप गेट के एग्जाम में जाते ही 3, वहाँ भी आपके दिमाग में यही ख्याल आएंगे कि वो हो गया, ये हो गया, उस वेब सीरीज़ का 7वां एपिसोड छूटा हुआ था, आज मैं बस में जा रहा था तो ये हो गया, मेट्रो की टिकट में ये मिल गया। मतलब वो 3 घंटे आपके अपने नहीं रह गए ना, क्योंकि आपके थॉट को किसी और ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो जब आप कोई भी बड़ा एग्जाम देने जाते हो, बड़े एग्जाम में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी तभी आपकी बढ़ती है जब वो 3 घंटे आपके अपने होते हैं। अगर वो 3 घंटे किसी और थॉट ने ऑक्यूपाई कर रखा आपको, तो वैसे भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप अच्छे तरीके से एग्जाम निकाल पाओगे। तो हमेशा फोकस बढ़ाइए, एटलीस्ट 3-3 घंटे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो कि 3 घंटे आपके दिमाग में कोई दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, मशीन्स पढ़ रहे हो, तो 3 घंटे तक सिर्फ मशीन दिमाग में चलना चाहिए। फिर दिमाग में कोई उल्टे सीधे कुछ भी अफलातूनी ख्याल नहीं आने चाहिए दिमाग में कि आप सोच रहे हो यार मेरा कोर्स बचा हुआ है, मैं न्यू ईयर कैसे मनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आपके थॉट को ऑक्यूपाई करती हैं, इट मीन्स यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग इनफ। तो हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ करो तो उस दौरान आपको पूरी तरीके से उसमें डूब जाना चाहिए, पूरी तरीके से वो आपको अपना बनाना चाहिए। उसके अलावा आपके दिमाग में दूसरे थॉट्स आने ही नहीं चाहिए, नो मैटर व्हाट। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आगे लाइफ में कुछ भी करना है, एग्जाम निकालना इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी होती है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एग्जाम निकालना एक उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो एग्जाम निकालना अगर आपके लिए चैलेंज है, तो आप आगे समझो कि आपको आगे चल के ये जो कॉन्सेंट्रेशन वाली पावर है वो धीरे धीरे करके बिल्डअप करनी पड़ेगी। तो आप एग्जाम निकालोगे और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करोगे लाइफ में, और एग्जाम उसका एक छोटा सा हिस्सा, वो एक छोटा सा पार्ट होता है, वो आपको एक किक देता है कि हाँ लाइफ में आप और भी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हो। तो हमेशा मेरी बात याद रखना कि कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे जो भी करिए, फिर एक बार वो काम कंप्लीट हो गया, फिर आप कुछ भी करो, फिर आप मूवी देखो, घूमो फिरो, जो करना है करो, फिर वहाँ पे उसको एंजॉय करो। जब भी आप वो काम करो तो वहाँ पे फिर आपका माइंड होना चाहिए अच्छे तरीके से। बट जो आपका टास्क है, जो आपका पर्पस है, उसको कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। चलो आते हैं 10वें पे। 10वां यार मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एटलीस्ट सभी लोग एक बार ट्राई करके बस मुझे बता दें फटाफट। ठीक है, जल्दी से ये बता दो यार कि क्या आप इसको लिख पा रहे हो या नहीं। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप बोर्ड पे मत देखना, आप बाद में चेक कर लेना कि ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं। देखो मैं अपने हर सेशंस में बोलता हूँ आपको बार बार कि आपका जो अच्छा होता है वो आपके पेरेंट्स के सिवा आपके बारे में कोई भी अच्छा नहीं सोचता। वो आपका दोस्त हो, वो आपके टीचर्स हो, वो आपके कलीग्स हो, वो कोई भी हो, दे आर द ओनली पर्सन हु आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू। तो उनकी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और कभी भी आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे ना, तो दे आर द ओनली पर्सन हु विल बी एक्चुअली हैप्पी। तो वही ऐसे इंसान होंगे जिनको सच में खुशी होगी कि आप सक्सेसफुल हुए। बाकी ना तो आपके दोस्तों को खुशी होगी, ना तो किसी और को खुशी होगी, सिर्फ वही लोग ऐसे होंगे जो खुशी होगी। सो एटलीस्ट उनके लिए आपको कुछ करके दिखाना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। तो हमेशा जो भी आपके अराउंड नेगेटिविटी होती है, जो भी आपके अराउंड चीज़ें चलती रहती हैं, उसको हमेशा अवॉइड करो। हमेशा ये दिमाग में थॉट रखो कि आपको एटलीस्ट उनके लिए तो कुछ ना कुछ बन के दिखाना, भले ही किसी और के लिए ना बन के दिखाओ। ठीक है, चलो आई होप ये सभी लोगों ने कैलकुलेशन करा होगा। क्या सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया? करेक्ट। तो मेरे ख्याल से मैंने भी ठीक लिखा है ये, यस। तो -b/a सभी ने निकाला होगा यहाँ से, ब्रेक पॉइंट आपने निकाला, t इज इक्वल टू -b/a, ये ब्रेक पॉइंट उठाया, यहाँ पे डाल दिया, आंसर आ गया। करेक्ट, फाइन, समझ गए ना। चलो आते हैं 11वें पे। अब 11वीं प्रॉपर्टी पे आ जाओ। अब 11वीं प्रॉपर्टी यार थोड़ी सी अनयूजुअल है, मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से ये प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखिए, सपोज कुछ ऐसा हमने लिखा, ठीक है, सपोज हमने कुछ ऐसा लिख दिया, ये एक्सप्रेशन लिख दिया, a to b की जगह पे कुछ और कर लेते हैं क्योंकि a to b ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। तो लेट मी यूज़ अनदर सम t1 to t2, ऐसा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, काफ़ी जनरली हमसे गलती होने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए
तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, T1 से T2 x ऑफ टी नॉट डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डी टी, करेक्ट, क्योंकि अंदर वाली चीज़ तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। आपको यहाँ पे दिखेगा टी इक्वल टू टी नॉट, आप उठा के पुट कर देंगे, एक्स ऑफ टी नॉट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, फाइन। अब देखो यहाँ पे एक्स ऑफ टी नॉट तो कांस्टेंट हो गया, तो आप इसको बाहर भी लेके आइए, एक्स ऑफ टी नॉट क्योंकि कांस्टेंट था तो आप बाहर लेके आए, ये मिला आपको T1 से T2 डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट इंटू डी टी। अब इस वाले स्टेप पे आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप को समय देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे असल में डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो शायद डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट का ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये रहा डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट का ग्राफ ना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए टी नॉट को पॉजिटिव मान लेता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट का ग्राफ ऐसा होगा। डेल टी का ग्राफ आपको पता है, आपने उस ग्राफ को टी नॉट से राइट शिफ्ट कर दिया। एरिया वगैरह इसका लिखना है तो एरिया लिख लो आप इसका 1, जो भी इसकी एरो की हाइट होती है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है एरिया। ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको इसका एरिया 1 मिला। अब आप मुझे ये बताइए, ये T1 से T2 के दौरान डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट का एरिया कितना होगा, वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि T1 से T2 की विंडो कौन सी है। बाय द वे अगर मैं आपको T1 से T2 की विंडो ये दे दूँ तो आपको क्या लगता है कि ये एरिया कितना आना चाहिए। तो T1 से T2 की विंडो में आपने देखा कि यार मेरा इम्पल्स तो आ ही नहीं रहा था, तो जाहिर सी बात है इसका एरिया भी कितना आ जाएगा, 0। मतलब ऑलवेज यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनेंगी कि अगर आपका इम्पल्स लाइज बिटवीन T1 से T2, तब आंसर क्या होगा, एंड इम्पल्स डज नॉट लाई बिटवीन T1 से T2। अब बताओ क्या होगा यार आंसर। कम से कम दूसरे वाले में तो हम श्योर हैं ये 0 आएगा, है ना। पहला वाला तो हम निकालते रहेंगे अपने हिसाब से जैसा भी क्वेश्चन आएगा, बट एटलीस्ट दूसरे वाले में तो हम बिल्कुल श्योर हैं यार कि ये आंसर 0 ही आने वाला है, क्योंकि हमारा जो इम्पल्स है वो खुद ही लाई नहीं कर रहा T1 से T2 के बीच में। तो देखो दो तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तरीके का क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि एक सिग्नल दिया होगा उसमें डेल से मल्टीप्लिकेशन कर देगा, तो वो तो आपको करना आ गया, उसके मैंने टफेस्ट केसेस करवा दिए। एक क्वेश्चन क्या होगा कि एक सिग्नल होगा, एक डेल होगा और उसका इंटीग्रेशन बाहर लगा होगा। तो जब भी इंटीग्रेशन बाहर लगा होगा तो आप बहुत केयरफुली करना, ये वाले स्टेप तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये वाले स्टेप पे आप थोड़ा सा केयरफुल रहना और उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश करना। अब आप मुझे बताना, अगर ये डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट T1 से T2 के बीच में लाई करता तो क्या इसका एरिया 1 हो जाता, फिर एरिया 1 लेते, फिर इस पर्टिकुलर केस में इसका आंसर कितना आ जाता, एक्स ऑफ टी नॉट। ये मुझे एक बार कंफर्म कर दो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हम लोग आगे चल सकते हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेल, एटलीस्ट इन कंटिन्यूअस टाइम डोमेन। ठीक है,